वेलकम टू हिंदी समाधान चैनल। आज आपको दूसरा प्रश्न पत्र एमए हिंदी फर्स्ट सेम के लिए जो जी 1026 के नाम से जाना जाता है, जिसका शीर्षक है प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन काव्य। इसमें जो आपको ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और ये प्रश्न पत्र 2017 का है, तो आप लोग जो भी प्रश्न पत्र की तैयारी करें कम से कम 2 या 3 साल बैक प्रश्न पत्रों का अध्ययन करें, जिससे कि आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे प्रश्न आते हैं और उससे पहले कैसे प्रश्न आए हैं, और कैसे लघु प्रश्न हैं, कैसे अति लघु हैं, और कैसे लॉन्ग प्रश्न पत्र आते हैं, उनमें कितने शब्दों की संख्या दी जाती है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। तो इससे पहले हमने 1025 का पेपर आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था और समझाया था, और आज आपको 1026 शीर्षक प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन काव्य के बारे में बता रहे हैं। ये प्रश्न पत्र सीसीएस यूनिवर्सिटी के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। वैसे तो हर जगह हर यूनिवर्सिटी का अपना पाठ्यक्रम होता है, परंतु सब में पाठ्यक्रम तो यही होता है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है कि कहीं कोई चीज़ हटा दी जाती है, कोई बिंदु कहीं पर कोई चीज़ लगा दिया जाता है। परंतु सीसीएस यूनिवर्सिटी के अनुसार जो प्रश्न पत्र है ये है आपके सम्मुख, इसमें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये है प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन काव्य। तो इसमें सभी खंडों को निर्देशानुसार आपको हल करना है। 3 घंटे का प्रश्न पत्र होता है और मैक्सिमम इसमें 50 अंक का ये प्रश्न पत्र है। तो सबसे पहले आपको जो है खंड का आता है, जिसमें व्याख्या से संबंधित है। इसमें है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, निर्देश ज़रूर पढ़ा करें, और प्रश्नों के अंक समान हैं, है ना। तो इसमें 7 जो है 15 नंबर के टोटल मार्क्स हैं। 7.5 नंबर का एक है, 2 प्रश्न आपको करने हैं इसमें जो व्याख्या करनी है। तो इसलिए टोटल मार्क्स जो है वो 15 मार्क्स का है। तो पहला है जैसे कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित पद्य अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आप इसमें सबसे पहला ध्यान रखेंगे कि जिसकी व्याख्या करें उसमें सबसे पहले संकेत डाल दें, हेडिंग संकेत। तो उसमें पहला जो 2 शब्द हैं उनको लिख देंगे, जैसे गूंगा हुआ, है ना, ये। तो उसको डाल देंगे। मैं इसको बताता हूँ अभी। जैसे ये है, ये 2 शब्द ले लेंगे, आरंभिक और अंतिम के 2 शब्द ले लेंगे। तो इससे ये पता लग जाता है कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर को कि इस व्याख्या की व्याख्या कर रहा है बच्चा, तो उसे फिर अंदर उसे खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वो जल्दी उसको देखते हुए मार्क्स दे देता है। तो दूसरा जो हेडिंग डालेंगे, इसी में आप दूसरी हेडिंग डालेंगे आप इसकी कि संदर्भ में आप वही जो सिंपल रूप से भी डाल सकते हैं कि यह अवतरण इस काव्य की इस भाग से लिया गया है, इसके लेखक ये हैं, ठीक है। और संदर्भ में दूसरी चीज़ ये देनी है कि इसमें इस का वर्णन है, जिसके अंदर जो वर्णन होता है उसको एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि उसमें इस चीज़ का वर्णन है, ठीक है। उसके बाद आप वो तो संदर्भ में हो गया। और प्रसंग में क्या लिखना है, सॉरी, प्रसंग में लिखना है कि इस काव्य पंक्तियों में पूरी में जो यहाँ से यहाँ तक है, इसमें है विषय वस्तु का वर्णन है। कोई भी चीज़ है ना जो उसमें प्रस्तुत होती है वो आप प्रस्तुत कर दें प्रसंग के रूप में। ज़्यादा ना लिखें,
चाहे 2 ही लाइन लिखें कि इस काव्य पंक्तियों में यह वर्णन है। फिर उसके बाद तीसरा बिंदु डालेंगे इसमें व्याख्या का। तो व्याख्या में आप जब भी आरंभ करें वहाँ कि उस कवि ये कहता है या तुलसीदास जी ये कहते हैं, या तो इससे पहली पंक्ति भर जाती है। तो पहली पंक्ति भर जाने के आधार पर तो एग्जामिनर जल्दी जल्दी उसको चेक करता हुआ निकल जाता है। और पहली लाइन में आप व्याख्या सही तरह से नहीं लिख पा रहे हैं और आपने उसको स्पष्ट रूप से पहली लाइन में लिख दिया जो गलत आपने व्याख्या कर दी, तो उसमें बात पकड़ी जाती है। तो इसलिए आपको जो है उस कवि को के द्वारा संबोधन करते हुए लिखना है कि तुलसीदास जी कहते हैं, है ना, ऐसे करके, तब व्याख्या आगे से आप लिखेंगे। उसके बाद फिर व्याख्या करने के बाद विशेष में लिखेंगे कि इन काव्य पंक्तियों में यह जो ऊपर छूटा था प्रसंग में, यह वर्णन भी इसमें विशेष रूप से किया गया है या किसी से किसी की तुलना की गई है, वह लिख देंगे नंबर 1 पे। नंबर 2 पे इसमें अलंकार कौन सा है, इसमें रस कौन सा है, छंद कौन सा है, शब्द शक्ति कौन सी है, ये काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। उसमें डाल देंगे नीचे विशेष काव्य सौंदर्य, या विशेष करके 1 2 3 4 5 भाषा, है ना, या अलंकार या रस या छंद, वो उनके नाम लिख देंगे अगर अच्छा नंबर लेने चाहते हैं तो मैं समझता हूँ ये व्याख्या हो जाएगी आपकी। अब इसका जो अगला प्रश्न है वह है व्याख्या का। यह दो आपको प्रश्न करने हैं, ये या अथवा ये। उसके पश्चात दूसरा जो है वह जो है ये है ना, तो दूसरा वाला ये है प्रश्न, इसका उत्तर देना है जैसे मैंने बताया, उसको भी वैसे ही फॉलो करना है। फिर उसके पश्चात इसका ये प्रश्न है दूसरा लॉन्ग, कबीर सच्चे समाज सुधारक थे, इस कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए। तो कबीर सच्चे समाज सुधारक थे, तो उन्होंने जो सामाजिकता के ऊपर कोई भी दोहा लिखा है उसको एक एक उदाहरण के माध्यम से देते चले जाएं। जैसे कबीर सच्चे समाज सुधारक थे, जो उन्होंने जो पाखंड था या बाह्य आडंबर था, चाहे मुस्लिम के प्रति चाहे हिंदुओं के प्रति, उसको क्या बखान किया गया, तो उसको उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना है। जैसे छापा तलक बना के गद्या लोग अनेक, तो ऊपर लिख दें कि उन्होंने तिलक का विरोध किया है, बाह्य आडंबर माना है, या मुस्लिमों के लिए कि बहरा हुआ खुदाए है, ताचरण मल्ला बाग दे कि बहरा हुआ खुदाए, तो कि ये भी बाह्य आडंबर माना है उन्होंने। तो ये समाज को सुधारने वाली बात कही, वो अंतर मन की बात करते थे कि हमारे मन में भगवान रहता है, और बाह्य आडंबर या दिखावे की बात करने के विरोधी थे। तो उसमें जितने भी मंदिर में भी चलते हैं ये समाज सुधारक दोहे, वही सब डाल दें, ऊपर उनका थ्योरी रूप लिख दें और उसके नीचे एक उदाहरण दे दें किसी भी एक उसका दोहे का, ठीक है। इसके या फिर आप ये लिख लें प्रश्न को कि जायसी सूफी काव्यधारा की प्रतिनिधि कवि हैं, समीक्षा कीजिए। तो ये प्रश्न है, प्रश्न तो ये आप कर दें कि जायसी सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि, इनसे कोई अच्छा कवि था ही नहीं जो इन्होंने सूफी काव्य के बारे में रचना की, तो वो उनके बारे में लिख देंगे, सीधा सा प्रश्न है। फिर तीसरा प्रश्न है, भ्रमर गीत परंपरा का परिचय देते हुए सूरदास के भ्रमर गीत का मुख्य भाव स्पष्ट कीजिए। या नीचे वाला, तुलसीदास के समन्वय पर अपना मत तर्क सम्मत प्रस्तुत कीजिए, कि वो जोड़ने वाली बात करते समन्वयवाद, तो वो में उसमें से ये प्रश्न लिख सकते हैं। तीसरा खंड है यह खा है, तो खा में 5 प्रश्न करने हैं, है ना, तो 10 नंबर के प्रश्न है, और शब्दों की संख्या 200 है। 200 से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, अगर आप लिखेंगे तो आपका प्रश्न कोई ना कोई छूट जाएगा। तो आप ये प्रश्न जैसे कि पृथ्वीराज रासो के भाषा शिल्प पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए, तो इसमें भाषा शिल्प के बारे में लिख दीजिए कि उन्होंने किस प्रकार की भाषा प्रस्तुत की, उसमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, कहावतों का प्रयोग किया या मुहावरों का प्रयोग किया या लोकोक्ति का किया या सूक्तियों का किया, तो ये सब भाषा के अंतर्गत, भाषा शिल्प के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निर्गुण का
प्राय बताते हुए कबीर के दर्शन पर प्रकाश डालिए। तो निर्गुण किसे कहते हैं, है ना, वो मूर्ति भंजक थे निर्गुणवादी। तो ऐसा बताएंगे कि वो जो निर्गुण का अर्थ है कि मूर्ति भंजक की मूर्ति पूजा के वो विरोधी थे, है ना। और कबीर के दर्शन पर प्रकाश डालना है कि कबीर ने क्या क्या चीज़ माना दर्शन के अनुसार। ऐसे ही अगला प्रश्न है, सूरदास की गोपियाँ वाक्पुट हैं, प्रमाणित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसमें इस प्रश्न पत्र में 5 प्रश्नों के उत्तर देनी है और प्रत्येक जो वो प्रश्न का उत्तर देना है वो 200 शब्दों में देना है। तो इसमें जो हो गए 2 पंजे 10 नंबर के इसमें अंक हैं 5 प्रश्नों के लिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और 5 प्रश्न करने हैं, इसलिए टोटल अंकों की संख्या 10 हो गई और मैक्सिमम 200 शब्दों से अधिक नहीं लिखना है। ऐसे ही संत काव्य धारा के कवियों का संक्षिप्त परिचय। संत काव्य के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते थे, जैसे कि कबीरदास, रैदास, नानक, दादू दयाल, ये संत हो गए। अष्टछाप के 2 कवियों के नाम, जैसे कुंभन दास है या सूरदास है। 8 कवि हैं अष्टछाप के। तो उन 8 कवियों में से आपको 2 कवियों के नाम देने हैं, जैसे कि ये हमने दिया है, प्रश्न दिया है अष्टछाप के कवि। रासो साहित्य में परिचय देते हुए रासो काव्य परंपरा पर प्रकाश डालिए। रासो शब्द में के बारे में बताना है, जो वीरता प्रधान जिनके काव्य की पहली विशेषता मानी जाती है रासों में, तो उन परंपरा के बारे में बताना है आपको। जो कुमार रासो, विजयपाल रासो है या पृथ्वीराज रासो है या नरसिंह की विसल देव रासो है, ये कृतियाँ हैं और उनकी बारे में आपको राष्ट्र काव्य परंपरा के बारे में लिखना है। तो मैं समझता हूँ ये प्रश्न पत्र आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो है ये इसके बैक पेपर है इसका ही। यहाँ से जो प्रश्न बाकी थे वो है ये रहे जो और प्रश्न हैं जो खंडगा का है इसी प्रश्न पत्र में, कि इसमें किन्हीं 10 प्रश्नों का अति लघु उत्तर दीजिए अधिकतम 100 शब्दों में। तो खंडगा का वो खंड का था, फिर खा था और ये गा है। तो इसमें से सिर्फ आपको 10 प्रश्न करने हैं और 12 प्रश्न दिए गए हैं, ऑप्शन दिया गया है। तो आपको आदिकाल के 2 अन्य नाम बताने हैं, जैसे कि बीज वपन काल या पृथ्वी वीरगाथा काल। जैसे विद्यापति के काव्य की भाषा कौन सी थी, मैथिली भाषा थी, मैथिल कोकिल भी कहा जाता था उनको, और उन्होंने कई भाषाओं की पकड़ बनाए हुए थे। अमीर खुसरो की 2 रचनाओं के नाम लिखना है ना। सूफी शाखा के प्रमुख कवियों के नाम लिखने हैं, या नानक की रचनाएं ये है। आलाखंड किसके द्वारा रचित है, 2 प्रमुख विशेषताएं भी बताइए, ये है। तो आपको इस प्रश्न पत्र में सिर्फ 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 10 प्रश्न ओनली, है ना। 12 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से 2 प्रश्नों की छुट्टी है। तो आपको ये आपको परिचित करा दिया गया प्रश्न पत्र जी 1026 से, जो आपको पढ़ के आना था। और इसमें से 2017 का प्रश्न पत्र है, जिससे कि आप लोगों के लिए एक तरीके से सहायक और मार्गदर्शक हो सकता है। तो आप लोग इस प्रश्न पत्र की तैयार करके आएँ या एक गैस पेपर बना लें 2-3 साल का। तो आप पिछले 3 साल के प्रश्न पत्र पढ़ लें 1 साल छोड़कर, तो वो 70% प्रश्न उसमें से आ जाते हैं। तो बाकी की आप तैयारी करके रखें, लेकिन इससे ये आइडिया मिल जाता है कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उसमें इस तरह के लघु होते हैं, इस तरह के लॉन्ग होते हैं, इसलिए और इस तरह का अति लघु होती। तो वो तो डिपेंड करता है कि आप और ज़्यादा अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा ही आपको कामयाबी मिलेगी। तो मैं समझता हूँ इस प्रश्न पत्र से आप परिचित हो गए होंगे। अगली वीडियो में फिर दोबारा से आपसे भेंट होती। ओके, नमस्कार।